मैं रामेश्वर डावर सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में देखा था हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण। हिंदी वर्णमाला को 3 भागों में वर्गीकृत करके अपन ने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें अपन ने सबसे पहला पार्ट देखा था स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में अपन ने इसके 5 भाग देखे थे। कितने? 5 भाग, या फिर हम उसको कह सकते हैं 5 प्रकार, ठीक है। 5 प्रकार में से अपन ने 4 प्रकार पढ़ लिए थे, उसका 1 प्रकार बच गया था, ठीक है। तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो 5वां प्रकार था उसका होठों की स्थिति के आधार पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, होठों की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर हमने स्वर को 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 2 भागों में। उसमें से पहला था वृत्तमुखी। क्या कहते हैं? वृत्तमुखी, ठीक है, वृत्तमुखी स्वर। और दूसरा होता है अवृत्तमुखी स्वर। कौन सा? अवृत्तमुखी स्वर, ठीक है। तो देखो, वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? इसमें 4 स्वर आते हैं। कितने स्वर आते हैं? 4 स्वर। कौन कौन से? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद आता है ओ, उसके बाद बारी आती है औ की। कितने स्वर आते हैं? 4 स्वर, ठीक है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है। ये कौन से स्वर होते हैं? वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इसकी परिभाषा अगर हम दें वृत्तमुखी स्वर की, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की स्थिति गोलाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है? गोलाकार हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। ऐसे स्वरों को वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है। ये 4 स्वर जो होते हैं ये वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्तमुखी स्वर, उसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की स्थिति गोलाकार न होकर किसी अन्य आकृति में परिवर्तित हो जाती है, ऐसे स्वरों को कहा जाता है अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्तमुखी स्वरों की संख्या 7 होती है। 7 कौन कौन से? कुल स्वर हमारे पास कितने हैं? 11 स्वर। कितने स्वर है? 11 स्वर। 11 स्वर में से हमने 4 स्वर अवृत्तमुखी के अंतर्गत देख लिए। किसके अंतर्गत? वृत्तमुखी के अंतर्गत। तो शेष स्वर जो होते हैं, शेष स्वर अवृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं। अब शेष स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखते हैं अपन अ, ठीक है, आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आ गया। उसके बाद आता है री के बाद आता है ए, ऐ, ठीक है। तो ये जो स्वर होते हैं, ठीक है, कितने स्वर है? ये 7 स्वर है। ये 7 स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? ये अवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दोस्तों, अपन ने देखा था स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में अपन ने कितने? 4 भाग पहले देख चुके थे, ठीक है। कौन कौन से 4 भाग? तो हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा था, मूल स्वर और दूसरा था संधि स्वर, ठीक है। मूल स्वर में अ, उसके बाद छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 मूल स्वर थे। इसके बाद संधि स्वर में हमने देखा था आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, औ, ए, ऐ। ये स्वर जो थे ये किस में आते थे? ये संधि स्वर में, ठीक है। संधि स्वर को पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया था, सजाती स्वर और विजाती स्वर। सजाती स्वर जो समान स्वरों से मिलकर बना होता है सजाती स्वर, और जो अलग अलग स्वरों से मिलकर बना होता है उसे विजाती स्वर कहता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है। उसके बाद फिर जीभ के प्रयोग के आधार पर, उसके बाद फिर हमने संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्धविवृत, इस प्रकार से अपन ने देखा था, ठीक है। तो ये 4 भाग वह थे, और एक था ये होठों की स्थिति के आधार पर। ये कौन सा प्रकार था? 5वां प्रकार था, ठीक है। इस प्रकार से हमने स्वरों को वर्गीकृत किया था 5 भागों में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे स्वर होते हैं कंप्लीट, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको जाकर देखें, नए बच्चे जो है वो, तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से प्रकार थे, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका था उस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं व्यंजन। क्या देखेंगे हम? व्यंजन।
ठीक है। व्यंजन की हमने एक परिभाषा देखी थी, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे मैंने कहा क, तो क के अंदर दो वर्ण छुपे हुए, एक तो क के नीचे हलंत लगा देंगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा अ, ठीक है। अब क को हम कह सकते हैं यहाँ पर स्वर रहित, क्या बोल सकते हैं? स्वर रहित। क्या बोलेंगे? स्वर रहित, मतलब इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, ठीक है। ये हलंत है, इसमें क्या लगा हुआ? हलंत। हलंत ये प्रदर्शित करता है कि इस व्यंजन के अंदर स्वर उपस्थित नहीं है, ठीक है। और ये वाले क की अगर हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं स्वर सहित। क्या बोल सकते हैं? स्वर सहित। क्लियर है? ठीक है। तो ये होता है व्यंजन, ये शुद्ध व्यंजन है, लेकिन ये कैसा है? मिश्रित, इसको हम बोल सकते हैं। हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण हमने 5 भागों में किया। कितने भागों में? 5 भागों में, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है इसमें स्पर्श व्यंजन। पहला कौन सा आता है? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है ये 25 होती है। कितनी होती है? 25, 25 होती है। कितनी होती है? 25 या 25 होती है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है दूसरे नंबर पर ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्लियर है? उसके बाद तीसरे नंबर पर बारी आती है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने होते हैं ये? यह भी 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है दोस्तों? फिर देखते हैं अपन चौथे नंबर पर संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी होती है 4। क्लियर है? उसके बाद मैं बात करूं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन 25, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, उसके बाद बारी आती है संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी? 2 होती है, ठीक है। स्वरों को इस प्रकार से अपन ने बांटा। अब हम देखेंगे इन सभी के बारे में विस्तार से, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं अभी स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय ये मुख गुहा के किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के आधार पर 5 भागों में इसको पुनः वर्गीकृत किया हमने। कितने भागों में? 5 भागों में, ठीक है दोस्तों। कितने? 5 भागों में। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ मतलब हमारा कंठ, ठीक है। तालु मतलब जिह्वा का ऊपर वाला भाग, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? तालु। मूर्धा मतलब जिह्वा के ऊपर के भाग में सबसे जो अंतिम वाला छोर होता है उसे कहा जाता है मूर्धा। दंत कहा जाता है दांतों को, और ओष्ठ कहा जाता है होठों को, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसको याद करने के तरीके, ठीक है। आप इसको 2-3 प्रकार से याद कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, आप लोगों ने 4 देखा होगा। 4 ऐसा ही बनता है। 4 का अगर हम मिरर इमेजिनेशन करें तो ये कैसा दिखाई देगा? इस प्रकार से दिखाई देगा, ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो उल्टा 4 जो होता है ये हमारे लिए एक ट्रिक बन जाएगी, छोटी सी। क्या बन जाएगी? ट्रिक बन जाएगी, याद करने में हेल्पफुल होगा थोड़ा सा। क्लियर है? तो उल्टा 4 याद रख लो, ठीक है। तो हम यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे, इसे हम बोल देंगे कंठ। क्या बोलेंगे? कंठ, ठीक है। ये वाला भाग इसे कंठ कहा जाता है। कंठ से सीधा हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आ जाता है तालु। कौन आ जाता है? तालु। कौन आ जाएगा? तालु। तालु से हम थोड़ा सा पीछे आते हैं इधर के साइड, तो यहाँ पर आ जाता है ये मूर्धा, या इसे मूर्धन्य कहा जाता है, और इसे तालु को कहा जाता है तालव्य ध्वनि। क्या कहा जाता है? तालव्य ध्वनि। और मूर्धा को मूर्धन्य ध्वनि भी कही जाती है, ठीक है। आगे देखें
तो चार को बनाने के लिए हम इधर बढ़ेंगे तो ये वाली स्थिति में हमारे आ जाते हैं होठ। क्या आ जाते हैं? होठ, मतलब ओष्ठ। कौन सा? ओष्ठ, सॉरी दंत्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दंत्य आ जाएगा इसमें। कौन आ जाएगा? दंत्य। ठीक है, और दंत्य के लास्ट में कौन आता है? होठ आते हैं हमारे। कौन आते हैं? होठ आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। चार को बनाते समय इस प्रकार से ऐसे अपने को चार बनाना, नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ, इस 5 भागों में इसको अपन ने वर्गीकृत किया है। थोड़ा सा अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ आपको। इस प्रकार से आप बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हो। ठीक है, ये हमारे होठ है। यहाँ पर होते हैं हमारे प्यारे प्यारे से दांत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दांत इस प्रकार से यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और दांतों के यहीं से हमारी मुख गुहा ऐसी बनती है। मुख गुहा हमारी ऐसी बनती है। ठीक है, ये हमारी जिह्वा है। क्या है? ये जिह्वा। ठीक है, ये ऐसा हम बोल सकते हैं इसको। तो ये वाला जो भाग मैंने बनाया यहाँ पर, इसे कहा जाता है कंठ। क्या कहा जाता है? कंठ। ये वाला भाग होता है तालु। कौन सा होता है? तालु। ये वाला भाग होता है मूर्धा। कौन सा होता है? मूर्धा होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली है। इसके बाद हमारे आते हैं दंत्य या दांत। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दांत, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दांत के बाद ये आ जाते हैं हमारे होठ। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। देखो, कंठ से तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, पूरे 25 स्पर्श व्यंजन को। क्लियर है? अब देखो, कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन कौन सी है? तो कंठ से क, ख, ग, घ, ng, तालु से च, छ, ज, झ, य, मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, ण, दंत से त, थ, द, ध, न, ओष्ठ से आता प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, उच्चारण करने के ये तरीके हैं कि कौन सा व्यंजन कहाँ से उच्चारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन कंठ से उच्चारित होता है? तो कंठ से कौन कौन से आपको पता है? क है, ख है, ग है, ढ है और ग है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी आपके सामने हो सकता है, तो आप ऐसी स्थिति में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे और आपका जो प्रश्न होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उच्चारण का स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं क, ख, ग, घ, ङ, तो ये कंठ से साउंड आता है। तालु, च, छ, ज, झ, य, ये तालु को स्पर्श करती है जिह्वा। मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? मूर्धा से। कहाँ से उच्चारित होता है? मूर्धा से। दंत्य, त, थ, द, ध और न। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा हमारी जाके दांतों को स्पर्श करती है। क्लियर सी बात है। ओष्ठ, ओष्ठ में देखो, ओष्ठ में देखना प, फ, ब, भ, म, जब तक होठ आपस में स्पर्श नहीं करते तब तक हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। समझ में आई दोस्तों? ये होते हैं 5 वर्गीकरण। ठीक है, कुल कितने होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब इन 25 स्पर्श व्यंजनों को हमने पुनः 2 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ेंगे, लेकिन उसका आधार क्या होगा? तो उसका आधार है, ये प्राणत्व के आधार पर बांटेंगे हम इसको। किसके आधार पर बांटेंगे? प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। प्राणत्व के आधार पे 2 भागों में। पहला भाग होता है अल्प प्राण। कौन सा होता है? अल्प प्राण। और दूसरा होता है महाप्राण। कौन सा होता है? महाप्राण। क्लियर है? देखो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल क्रम से चलेंगे। हम एक एक चीज़ के बारे में देखेंगे, उसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से
चालू करके देखना, आपको अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। प्राणत्व के आधार पर हमने दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अब प्राण का मतलब हमने लिया है यहाँ पे वायु से। किससे लिया है? वायु से। ठीक है, तो अल्प का मतलब होता है कम। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। अल्प का मतलब होता है कम, और महा का मतलब होता है अधिक। महा का मतलब कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है, अब देखो अल्प प्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कम वायु की, प्राण को हमने कहा वायु, प्राण को हमने क्या कहा? वायु। क्या कहा? वायु। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कम वायु की आवश्यकता होती है, ऐसे व्यंजनों को अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अधिक वायु की आवश्यकता होती है, ऐसे व्यंजनों को रखा गया है महाप्राण के अंतर्गत। महाप्राण का अर्थ होता है अधिक वायु, और अल्प प्राण का अर्थ होता है कम वायु की आवश्यकता। क्लियर है? प्राणत्व के आधार पर, किसके आधार पर? प्राणत्व के आधार पर हमने व्यंजनों को दो भागों में वर्गीकृत किया। कितने भागों में? दो भागों में, अल्प प्राण और महाप्राण। अब आइए देख लेते हैं अल्प प्राण कौन है और महाप्राण कौन है। ठीक है, तो मैं इस प्रकार से यहाँ पर बना देता हूँ थोड़ा सा याद करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो, पहली पंक्ति या पहला वर्ग कह सकते हैं हम इसको। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। ठीक है, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। वर्ग मतलब ये खड़ी पंक्ति, इसे वर्ग कहा जाता है। ठीक है, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग कैसा होता है? हमेशा अल्प प्राण होता है। ठीक है, ख जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं क, यहाँ पर ग बोलते हैं और यहाँ पर अंग बोलते हैं। च, ज, य, ट, ड, ण, त, थ, न, प के बाद ब के बाद म। ये सब कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? अल्प प्राण। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं? तो कितने हैं? 3 लाइन, मतलब कितने होंगे ये? 15। कितने होंगे? 15 होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं महाप्राण। महाप्राण की अगर मैं बात करूं तो दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, कौन सा? दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग जो है ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। प्राणत्व के आधार पे दो भागों में बांट लिया अपन ने। ठीक है, अपन ने ये भी देख लिया, ये अल्प प्राण होता है, ये अल्प प्राण, ये अल्प प्राण। मतलब इनका क्रम चलता है, एक आता है अल्प प्राण, दूसरा आता है महाप्राण। कैसा? महाप्राण। फिर अल्प प्राण आता है, फिर महाप्राण आता है, फिर कैसा आता है? महाप्राण आता है। ठीक है, फिर अल्प प्राण आता है। कैसा चलता है? इस प्रकार से चलता है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, इन्हीं को कहा जाता है विषम वर्ग। क्या कहा जाता है? विषम वर्ग। किसे विषम वर्ग कहा जाता है? अल्प प्राण। देखो संख्या 1, 3, 5 कौन सा वर्ग है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। इसको हम बोलते हैं सम वर्ग। क्या कहते हैं? सम वर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं? सम वर्ग, और इसे हम बोलते हैं विषम वर्ग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अपन। अब देखते हैं घोषत्व के आधार पर, इन्हीं 25 स्पर्श व्यंजनों को हम पुनः घोषत्व के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे? घोषत्व के आधार पर। अब घोषत्व के आधार पर देखते हैं दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो उसके ऊपर उसको लाइक करना है, उसके ऊपर कमेंट्स करना है। ठीक है, और इसको साथ में शेयर भी करना है। ठीक है, तो देखते हैं। अब हम देखते हैं घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे? घोषत्व के आधार पर। ठीक है,
घोषत्व के आधार पर पुनः हम इसे दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। एक आता है अघोष, कैसा आता है? अघोष, और दूसरा होता है सघोष। ठीक है, एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। अब इसको कैसा बांटेंगे अपन? तो इसको हम ऐसे बांट देंगे। कैसे बांट देंगे? ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से। ये शुरू की जो दो पंक्ति होती है या दो वर्ग होते हैं शुरू के, ठीक है, इन्हें कहा जाता है अघोष। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अघोष। क्या कहा जाता है? अघोष। ठीक है, क्या कहा जाता है? अघोष कहा जाता है। और अंतिम की जो तीन पंक्तियां होती है या तीन वर्ग होते हैं, इन्हें कहा जाता है सघोष। क्या कहा जाता है इन्हें? सघोष कहा जाता है। सघोष कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत सघोष होते हैं 15 और अघोष होते हैं 10। ठीक है, टोटल कितने? 25 से। ठीक है, घोषत्व के आधार पे दो भागों में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि घोषत्व होता क्या है? हमने सघोष अघोष तो देख लिया, लेकिन घोषत्व वास्तव में होता क्या है? तो घोषत्व का मतलब होता है वह व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे घोषत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोषत्व। हमने देखा अघोष और सघोष, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कम कंपन हो तो वहाँ पर अघोष होगा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन उत्पन्न हो वहाँ पर कौन होगा? सघोष होगा। ठीक है दोस्तों, कम कंपन उत्पन्न हो अघोष और अधिक कंपन उत्पन्न हो तो कौन होता है? सघोष होता है। ठीक है, तो घोषत्व के आधार पर हमने देख लिया दो भागों में। कौन कौन सा? अघोष और सघोष। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। ठीक है, अब हम देखते हैं पंचमाक्षर के बारे में। किसके बारे में? पंचमाक्षर के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं पंचमाक्षर? तो देखो, पंचमाक्षर क्या कहा जाता है इसे? पंचमाक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर। तो देखो, लास्ट के जो 5 अक्षर होते हैं स्पर्श व्यंजन के, कौन से? स्पर्श व्यंजन के अंतिम के 5 व्यंजन जो है, इन्हीं को कहा जाता है पंचमाक्षर। क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर। ठीक है, तो पंचमाक्षर हमने नाम तो सर पहले कभी सुना नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नाम ही पहली बार सुनते हैं कि पंचमाक्षर ये क्या होता है, एकदम चेहरा देखने लायक हो जाता है उनका पंचमाक्षर। मैंने कहा पंचमाक्षर होते क्या है? तो बस देखते रहते हैं। तो देखो, आज उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, पंचमाक्षर वास्तव में होते क्या है और इसका प्रयोग कैसे लाया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 एक शब्द। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा रंग। ठीक है, मैंने क्या लिखा? रंग। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा व्यंजन। क्या लिखा? व्यंजन। ठीक है, व्यंजन के बाद मैंने यहाँ पर मैंने लिखा पंप। क्या लिखा? पंप। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा झंडा। क्या लिखा? झंडा। क्या लिखा? झंडा। इस प्रकार से। ठीक है, अब इन सभी अक्षरों में जैसे पंचमा अक्षर भी इसमें शामिल हो जाएगा, इसको भी हम जोड़ के देखेंगे कैसे बनता है ये। ठीक है, तो इन सभी शब्दों में एक चीज़ कॉमन दिख रही है आप लोगों को। कॉमन ये है कि इसमें अनुस्वार प्रयोग में आया है। इसमें भी अनुस्वार, इसमें भी और इसमें भी प्रयोग में अनुस्वार आया है। ठीक है, तो ये अनुस्वार का मतलब बच्चे क्या समझते हैं कि इसका मतलब होता है आधा म या आधा न ही समझते हैं। ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि से ऐसा समझना उचित नहीं होता है। तो उसके बारे में अपन देखते हैं। झंडा, पंचमाक्षर, रंग के बाद व्यंजन और पंप। जनरली हम पंप अनुस्वार का प्रयोग ना करते हुए इसकी जगह किसी वर्ण का प्रयोग करना है तो हम कैसे लिखेंगे? पंप को हम ऐसा लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? पंप को हम ऐसा लिख देते हैं। और झंडा को हम कैसे लिख देते हैं? झंडा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये सही है, ये 100% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, ये सही है, लेकिन गड़बड़ी यहाँ और यहाँ हो जाती है। रंग को बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं रंग, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रंग ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं, आधा म लगा देते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो फिर होता क्या है? ठीक है,
तो रंग लिखने का जो तरीका होता है पंचमा अक्षर के अनुसार उसको हम कैसा बनाएंगे तो देखते हैं। देखो मैं इसकी बात करूँगा, ये 25 स्पर्श व्यंजन है। ये पहला वर्ण पहली पंक्ति है, इस पंक्ति के लिए 5वां अक्षर ये होगा अंग। ये घ के लिए भी 5वां होगा, ग के लिए भी 5वां होगा, ख के लिए भी 5वां होगा और क के लिए भी 5वां होगा। इसी प्रकार इस पंक्ति में भी ये पांचवा अक्षर इन चारों के लिए होगा। ठीक है, ये वाला इन चारों के लिए 5वां अक्षर होगा, ये वाला इन चारों के लिए और ये वाला इन चारों के लिए 5वां अक्षर होगा। इसीलिए हम इन पांचों को क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर बोलते हैं। ठीक है, ये लास्ट के 5 वर्ण जो है, ठीक है, 5 वर्ण जो है या 5 व्यंजन जो है, इन्हीं को कहा जाता है पंचमा अक्षर। इनका प्रयोग देखो, अब हमें देखना कंडीशन क्या है, यहाँ पर ग आ रहा है, चूंकि ग एक क्या है, स्पर्श व्यंजन है। किसके अंतर्गत आता है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। तो मैंने कहा कि स्पर्श व्यंजन के पहले अगर अनुस्वार प्रयोग आता है, कौन, अनुस्वार, अम का बिंदु क्या है, अनुस्वार है, क्या है, अनुस्वार है, तो हम कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन के पहले अनुस्वार आता है तो अनुस्वार अपने अपने वर्ग के 5वें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन के अनुस्वार स्पर्श व्यंजन के 5वें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, देखो अब यहाँ पर कौन आ रहा है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के पहले अनुस्वार प्रयोग में आया है, तो अनुस्वार की जगह हम लिखेंगे क्या, ग एक स्पर्श व्यंजन है, तो ग के लिए 5वां अक्षर कौन हो जाएगा, अंग हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रंग। ये सही होगा, ये कैसा होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि ग के लिए 5वां अक्षर कौन है, अंग है, कौन है, अंग है। तो अनुस्वार की जगह हम म और न का प्रयोग न करते हुए किसका प्रयोग करेंगे, अंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ज आ रहा है, ज के पहले अनुस्वार प्रयोग में आ रहा है, ज के पहले अनुस्वार प्रयोग आ रहा है, तो अनुस्वार ज के 5वें अक्षर में बदल जाएगा। ज कहाँ पर है, तो ज यहाँ पर है, ज का 5वां अक्षर इया है, तो व्यंजन हमेशा कैसा लिखा जाता है, व्यंजन ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, ये ज है, ये इया है और ये इस प्रकार से। ठीक है, पंप, हम पंप को देखते हैं। पंप चूंकि हमारे दैनिक जीवन में जो भी लेखनी का काम करते हैं हम, ठीक है, वहाँ पर हम अनुस्वार के जगह म का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए हम सही शब्द लिख देते हैं। लेकिन इस प्रकार के शब्द कहीं पर आ जाते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, गड़बड़ी पता है आप लोगों को, गड़बड़ी जो एक शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, जब आप शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखने को मिलेगा देशज शब्द। ठीक है, तो जो गड़बड़ी मैंने शब्द कहा, ये शब्द जो है ये देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। देशज शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति और विकास का कोई प्रमाण नहीं मिला। ठीक है, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहा जाता है। आवश्यकता या क्षेत्रीय भाषा से गुजरने के कारण उसको अपन ने प्रयोग में ले लिया। ठीक है, उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे और किसी वीडियो में। ठीक है, तो पंप को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर प आ रहा है, प के पहले अनुस्वार आ रहा है, तो प के लिए 5वां अक्षर म होगा, तो पंप को हम कैसे लिख देते हैं, पंप को हम ऐसे लिख देते हैं। हम यहाँ पर झंडा लिखेंगे, झंडा, तो आधा अण और ऐसा लिख देंगे, क्योंकि ड का 5वां अक्षर कौन होगा, अण होगा, कौन होगा, अण होगा, तो झंडा भी हम ऐसे लिखते हैं। पंचमा अक्षर, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं और इसी को प्रयोग करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर च आ रहा है, च के पहले अनुस्वार आ रहा है, च का 5वां अक्षर इया, तो पंचमा अक्षर कैसा लिखा जाएगा, पंचमा अक्षर ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, पंचमा अक्षर। ठीक है, ये होता है पंचमा अक्षर का प्रयोग। ठीक है, पंचमा अक्षर को अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। क्या नाम है इसका दूसरा, पंचमा अक्षर का, अनुनासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन या अनुस्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचमा अक्षर के नाम देख लो, पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर का एक दूसरा नाम होता है अनुस्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुस्वार। ठीक है, इसके बाद फिर अनुस्वार अगर नहीं मिले आपको तो ये आपको अनुनासिक भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, अनुनासिक व्यंजन, या ये नहीं मिले तो आप इसे नासिक व्यंजन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नासिक व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, इतने नाम हैं इसके। ठीक है, इनके अलग अलग प्रयोग भी देखने को मिलता है हिंदी
के अंतर्गत। ठीक है, हमने बात करी स्पर्श व्यंजन को प्राणत्व के आधार पे बात करी हमने, उसके बाद हमने घोषत्व के आधार पे बात करी, उसके बाद फिर हमने देखा पंचमाक्षर क्या होते हैं। तो थोड़ा सा कंटेंट और बचा, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें ये लगभग कंप्लीट है, स्पर्श व्यंजन है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं अभी हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। दूसरा प्रकार है इसका। दूसरे प्रकार में हम देखेंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, मैंने बताया था ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है, कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। ठीक है, अब देखो ऊष्म क्यों कहा हमने, संघर्षी क्यों कहा। हिंदी में मैंने एक चीज़ बताई थी पहले वीडियो में कि हिंदी को अगर समझना है, इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करना है, तो एक तो इसकी परिभाषा, आधी परिभाषा तो उसके शब्द में ही छुपी होती है। ठीक है, और दूसरा उसके प्रकार, प्रकार के अंदर प्रकार, प्रकार के अंदर प्रकार, और प्रकार के अंदर प्रकार बनते जाते हैं इसके। ठीक है, तो यही अंतर है हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश की कंपेयर हिंदी से करें तो आधी। ठीक है, इंग्लिश में होते हैं 26 वर्ण और यहाँ पर उसके डबल हो जाते हैं 52 वर्ण। ठीक है, तो हम देखते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इसके अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं। कौन कौन से, एक आता है श, एक आता है श, और एक आता है श, और एक आता है ह। कितने होते हैं ये, कुल 4। कितने व्यंजन होते हैं, 4। देखो ये वाले श को कहा जाता है तालव्य श, सॉरी दंत्य स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंत्य। इसका उच्चारण हम दांतों से करते हैं। कैसे करते हैं, दांतों से। ठीक है, इसलिए इसे दंत्य स कहा जाता है। इसे कहा जाता है तालव्य स। क्या कहा जाता है, तालव्य स। इसको मैं लिख देता हूँ दंत्य स। ये होता है तालव्य स, और ये होता है मूर्धन्य स या मूर्धा स। ठीक है, षटकोण का श। ठीक है, जब तालव्य दंत्य स का उच्चारण करते हैं तो दांतों को हल्का सा स्पर्श करती है जिह्वा। उसके बाद तालु को टच करके हम श का उच्चारण करेंगे तो शक्कर वाला जो श होता है वो बनता है। ठीक है, षटकोण वाला श जो होता है ये मूर्धन्य होता है। जिह्वा फोल्ड होकर मूर्धा को टच करके फिर इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो इसे हमने कहा मूर्धन्य या मूर्धास्य। ह, ठीक है, लास्ट में कौन आता है, ह। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, 4। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा था ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के बाद हमने देखा था अंतस्थ व्यंजन। क्या देखा था, अंतस्थ व्यंजन, इसका तीसरा भाग था। ठीक है, हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। क्लियर है। अब देखो व्यंजन अपन ने यहाँ पर लिखा है, व्यंजन के जस्ट बाद स्पर्श अनुस्वार के तुरंत बाद ज आ रहा है, तो हम इसको य में भी परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसा ही पढ़ेंगे। ठीक है, उस अंतस्थ व्यंजन में अपन देख रहे हैं य, र, ल और व। ठीक है, कितने पढ़ेंगे, इसमें भी इनकी संख्या अपन ने 4 देखी थी। कितनी देखी थी, 4। ठीक है, य और व को हमने क्या कहा था, अर्ध स्वर कहा था। क्या कहा था, अर्ध स्वर कहा था इसको हमने। ठीक है, क्या कहा था, अर्ध स्वर कहा था। देखो अर्ध स्वर क्यों कहा था, इसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा। जब हमारा संधि का वीडियो बनेगा तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि य और व को अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं य और व को क्या कहा गया है, अर्ध स्वर कहा गया था। उसके बाद र की अगर मैं बात करूँ तो र जो है इसे कहा जाता है लुंठित। क्या कहा जाता है, लुंठित। इसी का दूसरा नाम है प्रकंपिक। क्या नाम है इसका, प्रकंपिक। इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रकंपिक। इसी को कहा जाता है लुंठित, लुंठित या प्रकंपित। ठीक है, ल को कहा जाता है पार्श्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्श्विक कहा जाता है। ठीक है, लुंठित और पार्श्विक। अंतस्थ व्यंजन समझ में आया क्या होता है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। य, र, ल, व। इनको अर्धस्वर क्यों कहा गया है,
ये लुंठित कैसे होता है? अच्छा, ये लुंठित कैसे होता है? ये जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा हमारी फड़फड़ाने लगती है मुख गुहा में, ठीक है। र, जिसे हम इसका उच्चारण करते हैं र, तो ये एकदम फड़फड़ाने लगती है। क्या करने लगती है? फड़फड़ाने लगती है। क्लियर है? आगे देखते हैं। ये हुआ हमारा अंतस्थ व्यंजन। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? चौथा हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा? क्षत्रि श, त्रिशूल का त्र, ठीक है, ज्ञानी का और श्री श्र, ठीक है। बनते कैसे हैं? जब क के साथ मूर्धन्य श मिला दिया जाता है, ठीक है, तो किसका निर्माण होता है? क्षत्रि, ठीक है। त्रिशूल, जब त के साथ किसको मिला दिया जाता है? र को मिला दिया जाता है, तो ये त्र बन जाता है। और जब ज के साथ य मिला दिया जाता है, किसको? ज के साथ य मिला दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है? ज्ञ बन जाता है, ठीक है। शक्कर, तालव्य श, तालव्य श के साथ र मिला दिया जाता है, तो ये बन जाता है श्री वाला श्र। समझ में आई बात? ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्यों कहा? क्योंकि 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इसको हमने क्या कहा? संयुक्त व्यंजन कहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर कमेंट्स करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इसका लास्ट भाग बच गया है 5वां, जिसे हमने कहा था द्विगुण व्यंजन। क्या कहा था? द्विगुण व्यंजन कहा था, ठीक है। 5वां क्या कहा था हमने इसको? द्विगुण व्यंजन। क्या कहा? द्विगुण व्यंजन। ये कितने थे? ड और ढ, ठीक है। इनकी संख्या कितनी थी? 2, ड और ढ। जब हम इनके नीचे नुक्ता लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? द्विगुण व्यंजन बन जाएंगे, ठीक है। इनको हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन में इसको अपन ने देखा था, ठीक है। किस में देखा था? स्पर्श व्यंजन में। लेकिन वहाँ पर नुक्ते का प्रयोग नहीं। जहाँ पर नुक्ते का प्रयोग नहीं होगा वह स्पर्श रूप में, स्पर्श व्यंजन के रूप में कहलाएगा। लेकिन जैसे नुक्ता लग जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे? द्विगुण व्यंजन बन जाएंगे। इनकी संख्या कितनी? 2। हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन कितने? 2। कितने होते हैं? 2, ठीक है। इनका प्रयोग अब हम देखते हैं। प्रयोग, तो प्रयोग में देखो, किसी भी शब्द की शुरुआत द्विगुण व्यंजन से नहीं होती। यानी कि अगर किसी ड और ढ के नीचे नुक्ता नहीं लगा है तो स्पर्श व्यंजन, और नुक्ता लगा है तो ये द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन से कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है। जब इसकी शुरुआत करनी होती है, इन 2 व्यंजनों से शब्द की शुरुआत करनी होती है, तो ये स्पर्श व्यंजन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्द की शुरुआत ड ढ से करना होगा तो स्पर्श व्यंजन के रूप में काम करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन प्रारंभ में, मध्य में और अंत में इसका प्रयोग होता है। लेकिन द्विगुण व्यंजन का प्रयोग शब्द के मध्य में और अंत में होता है, इसका प्रयोग प्रारंभ में नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पेड़, ठीक है, पेड़, तो इसके नीचे नुक्ता लगेगा, और नुक्ता जो है, नुक्ता लगा हुआ व्यंजन जो होगा ये द्विगुण व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विगुण। लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया रोड, ठीक है, तो रोड यहाँ पर ड स्पर्श व्यंजन के रूप में काम करेगा, न कि द्विगुण व्यंजन। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रोड एक अंग्रेजी शब्द है। कैसा है? अंग्रेजी शब्द है, जिसको हम ऐसा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, रोड। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये जो ड है ये स्पर्श व्यंजन के रूप में काम करेगा, और ये वाला जो अणा है ये द्विगुण व्यंजन के रूप में काम करेगा। जैसे हम लिखते हैं ढकना, हम बोलते हैं ढकना, तो ढ क ना। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं पढ़ना, क्या लिखते हैं? पढ़ना। तो यहाँ पर ये द्विगुण व्यंजन है, और यहाँ पर कौन है? ये स्पर्श व्यंजन के रूप में काम कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक है। ये हो गया हमारा द्विगुण व्यंजन। क्लियर है?
द्विगुण व्यंजन हो गया। अब बचा क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ये तो हो गए। अब हम देखेंगे र के प्रकार। क्या देखेंगे? र के प्रकार, ठीक है, र के प्रकार, ठीक है। जैसे एक तो लिखा जाता है पर्व, ठीक है, एक लिखा जाता है प्रकाश। क्या लिखा जाता है? प्रकाश, ठीक है। और एक लिखा जाता है ट्रक। यहाँ पर भी र है, यहाँ पर भी र है, और यहाँ पर भी र है। ये किस रूप में काम कर रहा है? र के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर र देखो, यहाँ पर र कैसा है? ये वर्ण के ऊपर जाके बसा हुआ है, ये वर्ण के चरणों में बसा है, और ये भी वर्ण के चरणों में या अक्षर के चरणों में बसा हुआ है। क्लियर है? तो उच्चारण कैसे करेंगे हम? देखो, तो देखो, इसका जब हम वर्ण विच्छेद करें तो प, र और व, ठीक है। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? व, ठीक है। ये व से पहले उच्चारित हुआ, इसलिए ये ऊपर जाके बैठ गया। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? प, यहाँ पर र, उसके बाद क्या हो जाएगा? का, उसके बाद श, ठीक है। इसको अगर पकड़ना हो तो इसको साइलेंट बोल के देखो, परव, परकाश, ठीक है। प के बाद उच्चारित हो रहा है। और ये ट, र, क, ट्रक, ठीक है। इसको साइलेंट बोल के देखो, ठीक है। दिक्कत ये है कि इसमें और इसमें ये क्या स्थिति बन गई कि यहाँ पर डबल रेफ लगाना पड़ा और यहाँ पर सिंगल रेफ लगाने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो रीज़न इसका क्या था? तो देखो, ये देख लेते अभी, ठीक है। ये पर्व जो है ये तो समझ में आ जाता है इजीली सबको, लेकिन इस र की अगर बात करें तो जब शब्द बना, यहाँ पर बना है प और यहाँ पर बना है ट, दोनों की बनावट देखो, तो ये शब्द को हम बोल सकते हैं, ये प जो बना है ये पूरी पाई से बना है। कैसी पाई? ये जो है ये पूरी पाई बनी है। कैसी पाई बनी है? इसे हम बोलते हैं पूर्ण पाई। क्या बोलते हैं? पूर्ण पाई, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं अर्ध पाई। क्या बोलते हैं? अर्ध पाई। इसको हम बोलते हैं अर्ध पाई। क्या बोलते हैं? अर्ध पाई, ठीक है, ठीक है। तो प्रायः अर्ध पाई पर बने हुए वर्ण के नीचे र डबल रेफ में लगता है। कैसे लगता है? डबल रेफ में। जैसे अर्ध पाई वाला और कौन सा हो जाएगा? ड, ड्रम, ड्रम हम ऐसे लिखते हैं, ट्रक ऐसा लिखते हैं, राष्ट्रीय हम ऐसा लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना राष्ट्रीय, ठीक है, ऐसे ही राष्ट्रीय लिखते हैं। तो यहाँ ये अर्ध पाई से बने हुए व्यंजन जो होते हैं उसके नीचे र का रेफ डबल लगता है, और यहाँ पर र का रेफ कैसा लगता है? पूर्ण पाई में सिंगल लगता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये अंतर था बेसिक सा, ठीक है। एक और कन्फ्यूजन रहता है, मैंने यहाँ पर लिखा कृष्ण। क्या लिखा? कृष्ण लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चे ऋषि न समझकर क्या समझ लेते हैं? र। इसको कभी कभी पढ़ते हैं कृष्ण, कृष्ण। तो यहाँ पर ये र न होते हुए कौन होता है? एक स्वर होता है। कौन सा स्वर? ऋषि स्वर होता है, ठीक है। रिकारांत शब्द होता है ये, सॉरी, कैसा होता है? ये रिकारांत होता है। कैसा होता है? रिकारांत होता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, अब कुछ चीज़ें बच गई हैं उसके बारे में देख लेते हैं। द्वितत्व शब्द क्या कहा जाता है? द्वित्व, ठीक है। ये क्या होते हैं? द्वित्व शब्द, ठीक है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो ऐसे व्यंजन होते हैं जो डबल आते हैं। कैसे आते हैं? डबल आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो एक शब्द यहाँ पर लिख दूं मैं, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में ल डबल आ रहा है। कैसा आ रहा है? डबल आ रहा है। उत्तर, उत्तर, उत्तर में त के बाद फिर कौन बना है? त बना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कैसे कहलाते हैं? द्वितत्व कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? द्वित्व कहलाते हैं। जैसे अपन लिखते हैं बिल्ली, तो बिल्ली में भी हमेशा देखा होगा आप लोगों ने डबल ल लगता है। कुत्ता, ठीक है। उत्तर, महत्व, महत्व आप लोग लिखते होंगे महत्व, ठीक है। तो महत्व में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? डबल त नहीं लगाते, ऐसे लिख देते हैं और बात को ख़त्म कर देते हैं। ये गलत हो जाता है। महत्व हमेशा, महत्व में आधा त फिर त लगा होता है। कैसा लगा होता है? त लगा होता है, फिर व लगा होता है। तो ये ऐसा लिखा होता है महत्व। समझ में आई बात? ठीक।
ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये कहलाते हैं द्वितत्व व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनको नोट डाउन करते जाना अपनी अपनी कॉपी में जैसे भी बना रहे हो, ठीक है, अपनी अपनी सुविधा की दृष्टि से। क्लियर है? ये चीज़ें आपको MP पटवारी, MP SI में, ठीक है, SSC में, जहाँ भी TGP वगैरह जो भी एग्ज़ाम होती है, TGT PGT वगैरह जो एग्ज़ाम होती है ना, सभी में काम में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अभी कारांत शब्द। क्या? कारांत। अब ये कारांत होता क्या है? ऐसा क्या शब्द आ गया कारांत? सुनने में तो पहली बार आ रहा है। तो देखो, अब कारांत शब्द वे शब्द होते हैं, कोई सा भी शब्द जिस स्वर के साथ समाप्त होता है वह उस प्रकार का कारांत कहलाता है। ध्यान से सुनना, कोई सा भी शब्द जिस स्वर के साथ समाप्त होता है, किसी न किसी स्वर के साथ समाप्त होता है, वह उस प्रकार का कारांत कहलाता है। मैंने यहाँ पर लिखा राजू। क्या लिखा मैंने? राजू। मैंने लिखा राधा। मैंने लिखा राधा, ठीक है। मैंने लिखा राम। क्या लिखा? राम, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर राधे। क्या लिखा मैंने? राधे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा राधे, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर सने। क्या लिखा? सने। मैंने लिखा रानी। क्या लिखा मैंने? रानी। मैंने लिखा हरी। मैंने क्या लिखा? हरी, ठीक है। मैंने लिखा पित्र। क्या लिखा? पित्र, ठीक है। अब देखो कैसे, रानी शब्द के अंत में बड़ी ई स्वर है, मतलब ये जो शब्द का अंत हो रहा है ये बड़ी ई के साथ समाप्त हो रहा है। रानी लास्ट में आ रहा है, अंत में आ रहा है बड़ी ई, तो ये शब्द क्या कहलाएगा? इकारांत शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इकारांत शब्द कहलाएगा, ठीक है। किस प्रकार का कारांत है रानी शब्द में? तो इकारांत है। क्या है? इकारांत। ये है उकारांत। राजू शब्द कैसा है? उकारांत है। कैसा है? उकारांत। आकारांत। राधा शब्द कैसा है? आकारांत। कैसा है? आकारांत। यहाँ पर अकारांत। कैसा है? अकारांत। और एकारांत कैसा है? एकारांत। समझ में आई बात? एकारांत। एकारांत किस प्रकार का शब्द है? एकारांत और इकारांत, छोटी ई, इकारांत, ठीक है, ठीक है। रिकारांत कैसा है? रिकारांत। तो इस प्रकार के शब्दों को कहा जाता है कारांत शब्द, ठीक है। जिस स्वर के साथ जो शब्द समाप्त होता है वह उस प्रकार का कारांत होता है, ठीक है दोस्तों। ये होती है हमारी वर्णमाला कंप्लीट। हमने देखा स्वरों का वर्गीकरण, हमने देखा व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजन के बाद हमने अयोगवाह भी देखा था। अयोगवाह की संख्या 2 थी, अम और अह, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो डले आपको तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।